हेलो एवरीवन। पीवाईक्यू मास्टर ब्लास्टर की सीरीज में आज हम बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 इसके पहले चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वहां पर मैंने जितने भी हिस्टोरिकल बुक थे, जितने भी पॉलिटिशियन बेस्ड बुक थे, तो उसको मैक्सिमम मैंने वहां पर कवर किया है जो भी आज तक पूछे गए हैं। और इसमें मैंने जितने भी आज तक बायोग्राफी पूछे गए हैं तो उसको मैंने ऐड किया हुआ है। तो इसमें क्या क्या है, जो भी एसएससी एंड रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें 25 सालों में जो भी बायोग्राफी के क्वेश्चन है उन सबको मैंने ऐड किया हुआ है, यानी पूरा का पूरा पीवाईक्यू है। और पीवाईक्यू में जो ऑप्शन है उनसे रिलेटेड भी जो बुक पूछा जा सकता है उसको मैंने बढ़िया से डिस्कस किया ताकि आपको याद रहे। हम इसमें थोड़ा सा रिलेटिवली याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्टैटिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब तुरंत नहीं याद हो जाता, थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कम होता है, डायरेक्ट लाइन होती है, डायरेक्ट आंसर होता है। लेकिन फिर भी हम इसमें रिलेटिवली कुछ न कुछ निमोनिक या कुछ न कुछ देखेंगे जिससे आपको चीजें याद रहे लंबे समय तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो बैडमैन ऑलरेडी यहाँ पर जो व्यक्ति है वो कौन है? गुलशन ग्रोवर है। तो गुलशन ग्रोवर जितनी भी मूवी बनाए उसमें किसका रोल प्ले करते हैं? विलेन का। अब विलेन हमेशा कैसा काम करता है? बैडमैन की तरह, क्योंकि हीरो जो होता है वो गुड मैन की तरह काम करता है, और विलेन कैसा काम करता है? बैडमैन की तरह। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बैडमैन यानी गुलशन ग्रोवर हमेशा बैडमैन की तरह पिक्चर में काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो गुलशन ग्रोवर की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, अ लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? तो अ लाइफ अपार्ट यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बुक का कवर पेज ऐड किया हुआ है। तो अ लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ये एक नॉवेलिस्ट राइटर भी हैं। तो अ लाइफ अपार्ट, तो यहाँ पर याद रख सकते हैं कि प्रभा खेतान हो जाएगा। अब देखिए, एक ही लाइफ है, आपके पास कितनी लाइफ है? एक, सबके पास एक ही लाइफ है। अब एक ही लाइफ में आप तो या तो अपने जीवन में प्रभा यानी प्रकाश लाइए, या तो आप रात दिन सोते रहिए, इधर उधर कुछ करते रहिए, मोबाइल चलाते रहिए, सोशल मीडिया पर लगे रहिए, अपने जीवन को अंधेरे में डालिए। तो ये आप पर डिपेंड है। तो इसलिए एक लाइफ है तो हम प्रभा की ओर ज्यादातर लोग बढ़ते हैं, और प्रभा की ओर बढ़ेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। प्रभा यानी प्रकाश की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो अ लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की। वाई आई एम एन एथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता की आत्मकथा है? तो यहां पर देखिए, वाई आई एम एथिस्ट किसकी है? भगत सिंह की है। ये अपने आप से खुद प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। अब बहुत लोग सोच रहे हैं नास्तिक व्यक्ति पहले बनता है। नास्तिक जो होता है ना वो आस्तिक के बाद बनता है, क्योंकि शुरू से हिंदू कल्चर में क्या है, यानी अपने कल्चर में, इंडियन कल्चर में यह है कि शुरू से बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर संस्कार पड़ना शुरू हो जाता है। वो कुछ ना कुछ देखेगा, उससे जबरदस्ती हाथ जुड़वाया जाएगा, जबरदस्ती मूर्ति का पैर छूने के लिए कहा जाएगा, तो वो धार्मिक शुरू से ही बन जाता है, क्योंकि वो उस समय कुछ जान नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर कंडीशनिंग, मंदिर जाएंगे तो उसको भी लेकर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे तो उसको भी जुड़वाएंगे। इससे क्या होता है कि कंडीशनिंग उसके दिमाग में बैठती चली जाती है। तो जब वो जानकार होता है, जब चीजों को जानने लगता है, तब वो नास्तिक की ओर बढ़ता है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि नास्तिक इंसान शुरू से होता है, ऐसा नहीं होता, पहले वो आस्तिक होता है फिर नास्तिक होता है। तो वाई आई एम एथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? भगत सिंह की। भगत सिंह खुद से पूछ रहे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। यानी नाम तो इनका क्या है? भगत सिंह है। भगत, भगत का मतलब एक तरीके से धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन ये हैं क्या? नास्तिक हैं। अपने आप से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत हैं लेकिन नास्तिक, तो समझ रहे, एंटी भाव हो जा रहा है। तो उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए, अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, आपको मैक्सिमम चीजें याद होती जा रही हैं, आपको बाद में वो चीजें समझ में आएंगी। सुभाष चंद्र बोस की जो एक अधूरी आत्मकथा है तो वो एन इंडियन पिलग्रिम, इनका जो बायोग्राफी है।
बाकी एक बुक इन्होंने 1920 से 42 में जो भी भारत का संघर्ष है उसको लिखा है, तो द इंडियन स्ट्रगल में इन्होंने वो चीज दिखाया है। तो ये दो बुक याद रखिएगा। एन इंडियन पिलग्रिम इनकी जो बायोग्राफी है, और बाकी द इंडियन स्ट्रगल, बहुत बार पूछा गया ये वाला किताब, तो याद रखिएगा जरूर। इंडियन स्ट्रगल के बारे में सुभाष चंद्र बोस बताते हैं। बाकी लाला लाजपत राय की एक बुक है, कौन सी, यंग इंडिया। अब बहुत सा जो बुक है उसका मैंने कवर पेज भी नहीं ऐड किया है, तो वो पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी सब कंप्लीट हुआ है, ये ऑप्शन सामने आ रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सरोजिनी नायडू की एक बुक है, विलेज ऑफ सॉन्ग, इसलिए उस वीडियो को देखकर आएंगे तो आपको और ज्यादा। बाकी आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो बुक नहीं ऐड है कवर पे, तो आपको उसको परेशान नहीं होना। याद हो रहा है ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसको देखेंगे तो वो भी याद हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी इन्होंने लिखा है। माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता की आत्मकथात्मक टेक्स्ट है? अब माई कंट्री माई लाइफ में ये कौन से व्यक्ति हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, जो उप प्रधानमंत्री, उप पीएम के पद पर रह चुके हैं पहले, अटल बिहारी के समय में थे। तो माई कंट्री माई लाइफ यानी ये अपना पूरा जीवन अपने कंट्री पे डेडिकेट कर रहे हैं। माई कंट्री माई लाइफ, उनका पूरा देश, उनका पूरा जीवन एक ही तरीके से वो रिलेट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की ये बायोग्राफी है, माई कंट्री माई लाइफ। पॉलिटिशियन है तो पूरा कंट्री पे ही अपना जोर देंगे पूरा जीवन का। क्वेश्चन नंबर 5, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। संजय मांजरेकर। अब संजय मांजरेकर है तो संजय से आप याद रख सकते हैं कि जो संजू बाबा हैं, संजय दत्त, वो इम्परफेक्टली काम ज्यादा करते हैं, किसी भी को तुरंत उड़ा देते हैं, तुरंत मार पीट देते हैं। उनका एक अलग ही मतलब, एक तरीके से आपको रिलेट करना है, कोई व्यक्तिगत उनके बारे में नहीं सोचना है। तो वो क्या करते हैं, संजय दत्त जितनी भी मूवी वूवी बनाते हैं उसमें इनपरफेक्टली, यानी अब इस समय तो विलेन के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो इम्परफेक्ट वाले, परफेक्ट वाले में नहीं काम, परफेक्ट वाले में तो हीरो काम करेगा, इम्परफेक्ट वाले संजय दत्त काम करेंगे। तो संजय मांजरेकर, संजय अगर आपको याद है तो ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीएल 22 का है। क्वेश्चन नंबर 6, रनिंग फॉर माई लाइफ वन लास्ट बॉयज जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड्स ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम। यानी एक तरीके से इसमें बताया गया कि सूडान एकदम गरीब देश है लगभग, अब सूडान का एक लड़का ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, तो वहां से वो सब चीजें जो उसके जीवन की जर्नी है उसी को इसको दिखाया गया है। तो रनिंग फॉर माई लाइफ यानी उसके जीवन की दौड़ को दिखाया गया है, एक कैसे संघर्ष भरा जीवन था और कैसे वो ओलंपिक में पहुंचा। वन लास्ट बॉयज जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड, यानी खत्म, जहां एकदम खत्म देश है, कुछ भी नहीं है, किलिंग फील्ड ऑफ सूडान टू ओलंपिक गेम। तो ये है लोपेज लेलोंग की आत्मकथा, लोपेज लोगोंग। यहाँ पर लोमोंग लिखा है, यहाँ पर लोगोंग, ठीक है, आप लोपेज याद रखिएगा। तो लोपेज लोगोंग है, इसमें कुछ रिलेटिव बन नहीं रहा है, तो याद ऐसे ही करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? तो राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक भी क्या है, बुक का आत्मकथा ही है। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद की जो बायोग्राफी है उसका जो शीर्षक नाम जो है आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ अभी मैंने देखा पूरा पूरा जीवन कंट्री पे कौन डेडिकेट किया, तो लाल कृष्ण आडवाणी। अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। अब अ शॉट एट हिस्ट्री मतलब ये शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने एक शॉट मारा और पूरा पूरा ओलंपिक में इतिहास बना लिया। ओलंपिक में क्या जीत गए, गोल्ड मेडल जीत गए। तो अ शॉट एट हिस्ट्री, इनके एक शॉट से पूरा इनके जीवन का इतिहास बन गया।
तो अभिनव बिंद्रा हैं, शूटिंग से संबंधित हैं, उन्होंने पूरा ओलंपिक पे जो गोल्ड मेडल जीता था उसी से रिलेटेड बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8, वंस अपॉन लाइफ, बर्ट, करी एंड ब्लडी रैंक्स। अब देखिए कुछ फॉरेनर वाले जो बुक है उसका नाम भी कठिन है, अब आपको याद तो करना पड़ेगा क्योंकि वो चीजें पूछी गई। अब सोचिए 2024 का एकदम लेटेस्ट, अभी जो पिछले साल एसएससी का जो एग्जाम हुआ है उसी का है क्वेश्चन। तो वंस, अब ये सब जो क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हैं ध्यान से तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए ग्रेस मार्क रूम में होंगे, आप अन्य लोगों से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे क्योंकि सबको ये बुक तो बिल्कुल नहीं याद होगा और न ये कोई पढ़ ही रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सही से एक बार ध्यान से देखेंगे तो वहां पर ऑप्शन होगा, आपको चीजें याद आ जाएंगी। वंस अपॉन अ लाइफ, वंस अपॉन लाइफ के बारे में इन्होंने बताया है। तो यहां पर देखिए राइटर का नाम भी लिखा है, तेमसुला आओ, तेमसुला आओ ने इसको लिखा है वंस अपॉन अ लाइफ, यानी लाइफ में एक बार आओ तो सही, लाइफ में एक बार आओ, लाइफ में एक बार वंस अपॉन अ लाइफ, तो लाइफ में एक बार आओ तो सही, ऐसे आपको एक बार बोलना है, लाइफ में एक बार आओ तो सही। तो इसके लेखक कौन है, वंस अपॉन अ लाइफ आओ है, तेमसुला आओ। आत्मकथा बलूता किस लेखक या लेखिका ने लिखी है? अब बलूता को लिखा है दया पवार ने। किसने लिखा है? दया पवार ने लिखा है। तो बलूता को दया पवार ने लिखा है, याद रखिएगा इसको। देखिए जिसमें थोड़ा वो रिलेटिवली बन रहा है उसको मैं अपने से बता रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना, आपको बहुत सारी चीजें एक बार जब वीडियो कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे ना पीपीटी से तो अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। क्लास देखने के बाद एक बार जरूर 1-2 घंटे के बाद रिवाइज जरूर करिएगा, और जब एग्जाम आए तो एक बार रफली फिर से देख लेंगे तो कुछ भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथात्मक किताब है। तो फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा ऑफ तिब्बत, यानी तिब्बत के जो दलाई लामा थे उन्होंने इसको लिखा है। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? देश से निकाल देना, यानी एक तरीके से स्वतंत्र है, अपने देश से ये स्वतंत्र है, फ्रीडम इन एग्जाइल। तो लिखा किसने है? दलाई लामा ने लिखा है इसको। अब यहाँ पर ऑप्शन है, यानी ऑप्शन जो डी था वो दलाई लामा हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की जो बायोग्राफी है वो, उन्होंने जो बायोग्राफी, जैसे राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी आत्मकथा बायोग्राफी का नाम ही वही है, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी एक अबायोग्राफी नाम से अपनी बुक लिखी है, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अबायोग्राफी। ये यहाँ पर दूसरे राइटर हैं लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो सेल्फ मेड जो लिखा है, यानी यहाँ नाम इनका खुद ही लिखा है। तो अबायोग्राफी नाम से, मतलब उस बुक का शीर्षक अबायोग्राफी है, याद रखिएगा। दोनों लोग राजेंद्र प्रसाद और इनका दोनों का लगभग सेम ही है। कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं कि आपको उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़े। महात्मा गांधी की जो बुक है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे? सत्यवादी थे, सत्याग्रह करते थे। तो सत्य किसान मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की बुक है। जेबी कृपलानी की बुक, तो जेबी कृपलानी की बुक लगभग पूछा नहीं जाता, तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोन फॉन्ग्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक हैं? तो लोन फॉक्स डांसिंग, तो लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये है रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, इनकी मैक्सिमम बुक पूछी ही जाती है। तो रस्किन बॉन्ड याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड और सारी बुक होगी, मे बी अगर तीसरा पार्ट इसका आएगा, क्योंकि जो टॉपिक मैं कंप्लीट करा रहा हूँ पूरा पूरा, जैसे बुक है तो बुक पे अगर 3 वीडियो डाल दिया तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर 3-4 घंटा आप देख लेते हैं तो आपको बार बार 20-20 40-40 मिनट देखने की जरूरत नहीं, आपको चीजें लंबे समय तक याद भी रहेंगी। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी रस्किन बॉन्ड की बुक है। अब एक तरीके से बॉन्ड साहब क्या कर रहे हैं? फॉक्स की डांसिंग देख रहे हैं।
फॉक्स यानी लोमड़ी की डांसिंग देख रहे हैं, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड है, तो बॉन्ड साहब क्या कर रहे हैं, फॉक्स की डांसिंग देख रहे हैं। खुशवंत सिंह ने एक बुक लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। बाकी एक पुस्तक इन विजडम एंड इन जेस्ट, ये भी खुशवंत सिंह की बहुत फेमस बुक है, पूछा जाता है हमेशा। तो इन विजडम एंड इन जेस्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान याद रखना है और इन विजडम एंड इन जेस्ट याद रखना है। खुशवंत सिंह हमेशा खुश हैं, उनके अंदर क्या दिखता है, विजडम दिखता है। तो खुशवंत सिंह के अंदर क्या दिखता है, विजडम दिखता है। बस इतना अगर आप रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की कुछ बुक है जो बार बार पूछी जाती है, पूरा नहीं याद करना है, जैसे ये बुक याद रखना है आपको। द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ यानी रूफ के ऊपर जो रूम है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। माई रूम मैनी कलर्स, यहाँ पर भी रूम है, यहाँ पर भी रूम है, तो रूम रूम से दो बुक्स याद रख सकते हैं कि द रूम ऑन द रूफ। मान लीजिए आप जहां बैठे हैं उसके ऊपर जो कमरा है, रूम है, उसके बारे में किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और बॉन्ड साहब की जो बायोग्राफी थी वो क्या थी, फॉक्स डांसिंग थी, द रूम ऑफ मैनी कलर। अब आपके ऊपर जो कमरा है वो तो उन्होंने लिखा है, अब रूम में जो कलर्स हैं उसके बारे में भी लिखा है, तो द रूम ऑफ मैनी कलर्स लिखा है। उसके बाद अंकल आंट्स एंड एलिफेंट, अंकल आंट्स एंड एलिफेंट के बारे में इन्होंने लिखा है। बाकी एक पुस्तक ये बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, रोड टू मसूरी, रोड टू मसूरी यानी मसूरी की तरफ जो रास्ता जा रहा है, शायद इन्होंने पूरी अपनी जर्नी को लिखा है मसूरी के समय की, तो रोड टू मसूरी के बारे में इन्होंने लिखा है। थिक एंड थीव्स, अब देखिए पूरा आपको तुरंत नहीं याद होगा, अब इसमें से आपको आंट्स, अंकल आंट्स एंड एलिफेंट याद रखना है। रूम ऑफ द रूफ, जहां पर बैठे हैं उसके ऊपर एक रूम है उसके बारे में लिखा है, उसमें एक चारों कलर हुआ है तो उसके बारे में लिखा है। अब उसी पेड़ में एक चेरी का पेड़ रखा हुआ है, याद, एक इमेजिनेशन करिए कि रूम है, रूम का चारों कलर है और चारों कलर में एक चेरी का पेड़ रखा हुआ है, तो चेरी का पेड़ भी याद हो गया कि द चेरी ट्री। अब वहां पर आप याद रखिए कि वहां पर एक माउंटेन वाला, मान लीजिए कि वो मिनिएचर रखा हुआ है जो छोटा सा होता है खिलौने के जैसा, तो उस पर डस्ट जमी हुई है, तो डस्ट ऑन द माउंटेन। आपके कमरे में एक तरफ पेड़ है और पेड़ के बगल में एक माउंटेन है, एक आंख बंद कर इमेजिनेशन करिए, और माउंटेन पर क्या है, डस्ट जमी हुई है, तो डस्ट ऑन द माउंटेन। अब डस्ट कैसी है, तो थिक है, एज थिप्स, थिक एज थिप्स यानी थिक के मतलब क्या हो गया, मोटी परत जमी हुई है, तो थिक एज थिप्स की तरह यानी एकदम बहुत मोटी परत जमी हुई है, तो उसको याद रख सकते हैं। फिर से याद करिए, आपके ऊपर कमरा है, कमरे में चारों कलर दूसरी किताब, और उसके बाद जो ट्री वहां पर है तो चेरी ट्री है तीसरी किताब, और उसके बाद बगल में क्या है, माउंटेन है, उस पर डस्ट जमी हुई है चौथी किताब, और डस्ट कैसी है, तो थिक एज थिप्स की तरह यानी मोटी है, तो पांचवी किताब। तो बस अगर इसमें आप इतना याद रखते हैं, फिर आगे जो आएगा तो हम लोग वहां पर फिर देखेंगे। बाकी यहाँ पर हिडन पूल है एक, द एडवेंचरस ऑफ रस्टी, द द बॉय फ्रॉम हिल्स, और ग्रीटिंग ग्रैनी क्लासेस। तो पूरा अब ये नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैं एक रिलेटिवली आपको याद कराया हूँ तो याद होना चाहिए। रोड टू मसूरी भी याद रखना है। 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश अन्ना चांडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा लिखी। तो मलयालम में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उनकी आत्मकथा का नाम लोग देखिए, बहुत बहुत मैक्सिमम जगह बहुत लोग अपना बुक का नाम बायोग्राफी लिखते हैं, तो बायोग्राफी, सेल्फ लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी लिख देते हैं, बस उतना ही। तो इनकी भी जो आत्मकथा है, उनका बुक का शीर्षक जो है वो आत्मकथा ही। अब द रेस ऑफ माई लाइफ, अब रेस सबसे ज्यादा मिल्खा सिंह ने जीता था, तो इन्होंने ओलंपिक में दो तीन ओलंपिक में लगातार मेडल जीता था, तो द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस से समझ सकते हैं कि मिल्खा सिंह से तेज कोई दौड़ ही नहीं सकता लगभग।
प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी है? तो ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी सचिन तेंदुलकर ने इसको खुद लिखा है। तो प्लेइंग, वो बता रहे हैं कि इस तरीके से खेलो, प्लेइंग इट माई वे, मेरे तरीके से खेलोगे तब क्रिकेट में आगे जाओगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो वो बता रहे हैं कि इस तरीके से बच्चे जब खेलोगे तब तुम उसमें आगे जाओगे, प्लेइंग इट माई वे। कौन बता रहा है? सचिन तेंदुलकर बता रहे हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्या है? अब इसमें जो युवराज सिंह के बारे में क्या लिखा गया कि युवराज सिंह को कैंसर शायद हो जाता है, तो कैंसर से जो उन्होंने अपना संघर्ष किया और कैंसर से उभर कर अपने जीवन को उन्होंने बचाया, कैंसर को हरा दिया, खुद जीत गए, तो उसी के बारे में इस बुक में इन्होंने लिखा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। उनके जीवन का टेस्ट है। अब इससे आप कैंसर से रिलेटेड याद रख सकते हैं, बाकी आप अगर चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि टेस्ट में इन्होंने हमेशा ज्यादा परफॉर्म किया है। कौन? युवराज सिंह। युवराज सिंह टेस्ट में हमेशा ज्यादा परफॉर्म किए हैं। या ये याद रख सकते हैं कि उनके जीवन में जो कैंसर वाली समस्या थी उसको हराकर जब उससे जीत गए तब उन्होंने बुक लिखा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एन अनसुटेबल बॉय किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो अनसुटेबल बॉय, अब ये है करण जौहर की, और करण जौहर ने इस समय सबको अनसुटेबल कर ही दिया है, क्योंकि जो लेंस कार्ड वाला प्रचार आ रहा है, एकदम ये मतलब बार बार प्रचार आ रहा है, बार बार इतना ज्यादा आ रहा है कि वो खुद तो अनसुटेबल हैं ही, दूसरे को मतलब अनसुटेबल कर रहे हैं एक तरीके से। तो अनसुटेबल बॉय प्रचार किसका कर रहे हैं? लेंस कार्ड का। चश्मा भी लेंस कार्ड का लगाए हुए हैं। तो अनसुटेबल, अब देखिए कोई व्यक्तिगत किसी के ऊपर नहीं लेना है, मैं याद कराने का प्रयास कर रहा हूं। एन अनसुटेबल बॉय क्या है? तो अनसुटेबल बॉय अपने से करण जौहर बता रहे हैं कि मैं अनसुटेबल सबको कर देता हूं, तो करण जौहर हो जाएगा इसका आंसर। खुल्लम खुल्ला निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है? अब ये ऋषि कपूर की है। अब देखिए ऋषि कपूर हमेशा क्या बजाते हैं? ढपली, ढपली वाली, वो वाला गाना याद है नहीं? तो उसमें क्या ढपली बजाते हैं, तो वो खुल्लम खुल्ला डांस कर रहे हैं फील्ड में। कैसा डांस कर रहे हैं? खुल्लम खुल्ला, और ढपली बजा रहे हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि खुल्लम खुल्ला डांस कौन करता है? ऋषि कपूर। गोल, गोल किसकी आत्मकथा है? तो गोल कौन करता है? मेजर ध्यानचंद। तो गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। अब मैरी कॉम की जो आत्मकथा है, तो बायोग्राफी अनब्रेकेबल है, क्योंकि मैरी कॉम ने सबको बॉक्सिंग में बढ़िया से तोड़ा है। वो खुद कभी नहीं टूटी हैं, मतलब अनब्रेकेबल है, इतना मजबूत है कि उनको कोई नहीं तोड़ सकता, उन्हीं ने सबको तोड़ा है। तो अनब्रेकेबल किससे संबंधित है? क्योंकि बॉक्सिंग खेलती हैं तो सबको ब्रेक करती है, खुद कभी ब्रेक नहीं होती, तो मैरी कॉम अनब्रेकेबल हो जाएगा। बाकी माइक टायसन ये भी बॉक्सिंग से संबंधित है, तो माइक टायसन अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, मतलब अविवादित ट्रूथ के बारे में इन्होंने लिखा है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसका नाम हिंदी में क्या होगा, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। देखिए जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, इंग्लिश और हिंदी या तो दोनों लिखेगा, या मैक्सिमम टाइम अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ पूछा जाएगा। अभी आपको आगे दिखेगा भी। अब ऐसा नहीं अविवादित सच्चाई थोड़ी लिखेगा हिंदी में। तो माइक टायसन ये भी लगभग बॉक्सिंग से संबंधित है, तो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ इन्होंने अपने बारे में लिखा है, जो अविवादित ट्रुथ है, जो रियल सच्चाई है उसके बारे में लिखा है। अभी इनका आगे भी आएगा तो याद हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो बुक है किसने लिखा है? तो गुलियम बैलेग ने लिखा है। तो गुलियम बैलेग ने लिखा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बुक को। तो याद रखिएगा गुलियम, गुलियम गुलियम ऐसे एक आध दो बार बोलेंगे तो याद रहेगा। गुलियम बैलेग। अनब्रेकेबल याद ही है, गोल याद ही है, माइक टाइसन का अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ याद हो गया होगा। वेटिंग फॉर अ विजय, वेटिंग फॉर अ विजय किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अब ये निचली जाति से थे भीमराव अम्बेडकर, तो उनको वीजा भी शायद नहीं मिला, इसलिए उन्होंने
ये किताब लिख दी। देखिए आपको रिलेट करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा, एक वीजा के लिए भी इनको वेट कर रहा है। जो जनरल कैटेगरी का है उसको तुरंत मिल रहा है, जो SC ST कैटेगरी का उसको वीजा नहीं मिल रहा है। तो वेटिंग फॉर अ वीजा पे क्या लिखा है, बुक लिखा है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आत्मकथा किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की है। ये देखिए दोनों इसी में आ गया, लेकिन ये नहीं होगा आंसर इसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है। तो मिताली राज की आत्मकथा कौन सी है, अनगार्डेड। अनगार्डेड मतलब कोई सुरक्षा नहीं है। अगर उनके सामने बाल कोई फेंकेगा तो वो सुरक्षा में नहीं है, कि वो हो सकता है कि उसी को जाकर बाल लग जाए, ऐसा मारेंगे। क्योंकि ये महिला क्रिकेटर में बहुत ज्यादा कैप्टन भी रह चुकी हैं, तो फेमस तो हैं। अनगार्डेड यानी इनके बॉल जब मारेंगी ये, तो कोई गार्ड नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता उसको। अनगार्डेड है, वो डायरेक्ट हिट करेगा बहुत, यानी चौका या छक्का ही जाएगा। तो अनगार्डेड इस प्रकार से याद रख सकते हैं। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। ऑल राउंड व्यू, ये कौन है, प्रधानमंत्री साहब हैं, कहाँ के, पाकिस्तान के, अभी शायद जेल में है। तो इमरान खान ने लिखा है ऑल राउंड व्यू, ये भी क्रिकेटर शुरू में थे। अब मान लीजिए इमरान खान यहाँ है, फील्ड ये है, तो ये ऑल राउंड व्यू देखते हैं। ऑल राउंड व्यू कौन देखता है, इमरान खान। अब तो कहीं भी नहीं देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ लिखा है। इसके पहले भी आ चुका क्वेश्चन। अब अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ को किसने लिखा है, माइक टाइसन ने। ये बॉक्सिंग से संबंधित थे, तो इन्होंने क्या लिखा है, बुक अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माइक टाइसन। क्योंकि अब देखिए ये बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में मान लीजिए कि टाई हो जा रहा है। अब टाई में ये चीज ये बता रहे हैं कि अनडिस्प्यूटेड जो ट्रुथ है मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं ही इस गेम में जीता हूं। एक तरीके से यहां से रिलेट कर सकते हैं। टायसन में टाई है ना, तो टायसन से टाई याद रख सकते हैं कि गेम में टाई हो रहा है, तो वो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ को बता रहे हैं ताकि गेम उनके पक्ष में आए। अनलेडी लाइक किसकी संस्मरण का मतलब होता है, वही आत्मकथा है। तो अनलेडी लाइक किसकी आत्मकथा है, राधिका वाज की है। राधिका वाज की आत्मकथा। अब 2024 में पूछा गया है कुछ। राधिका वाज यानी लेडी लाइक नहीं, अनलेडी लाइक है, यानी लेडी की जैसी नहीं मतलब बिहेवियर दिखा रहे हैं एक तरीके से। अब जिस जिस हिसाब से मान लीजिए सोफा बैठी हुई है कुर्सी, तो ये लेडी लाइक तो नहीं बैठी हुई है, तो इसलिए अनलेडी लाइक आप कह सकते हैं। तो राधिका वाज ने इसको लिखा है। निम्नलिखित में से पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। अब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उनकी जो आत्मकथा है माई लाइफ है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है, माई लाइफ। तो किसकी आत्मकथा है, बिल क्लिंटन की, माई लाइफ। अब देखिए बिकमिंग, बिकमिंग लिखा है, ये है बिकमिंग के लेखक मिशेल ओबामा। ये बराक ओबामा की जो वाइफ है उन्होंने लिखा है बिकमिंग। बिकमिंग बोलो जो होना है हो जाओ। तो बिकमिंग को किसने लिखा है, मिशेल ओबामा में लिखा है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, याद रखिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी दूरी तक चलना है स्वतंत्रता के साथ। तो नेल्सन मंडेला ने इसको लिखा है। किसने लिखा है, नेल्सन मंडेला ने। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी लंबी दूरी तक चलना है। ये बहुत संघर्ष करके इनको बहुत ज्यादा अवार्ड भी मिला है। बहुत संघर्ष करके अपने जीवन में आगे गए हैं। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम याद रखना है ये चीज। माई कंट्री माई लाइफ, याद आ रहा है, माई कंट्री माई लाइफ किन्होंने अपना जीवन पूरा डेडिकेट किया, पॉलिटिशियन थे लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ। माई लाइफ माई मिशन किसकी है, ये पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, बाबा रामदेव की है।
और माई म्यूजिक, माई लाइफ किसकी है? रविशंकर की है, पंडित रविशंकर जो सितार बजाते हैं। अब इसमें देखिए, आपको तुरंत ये नहीं सोचना है कि जल्दी जल्दी खत्म हो गया, याद नहीं हो रहा है, पिछले पार्ट में है, इस बार अभी ध्यान से सुन लीजिए, फिर बाद में उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी बुक है? तो हरिवंश राय बच्चन की बुक है ये। आफ्टरनून के समय में ये हमेशा लिखा करते थे, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि जब भी आफ्टरनून की बात होगी कि आफ्टरनून में कौन व्यक्ति लिखा करता था, तो वो थे हरिवंश राय बच्चन। पीटी उषा को पेयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं। बाकी इनको, इन्होंने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है गोल्डन गर्ल के नाम से लिखी है, तो याद रखिएगा गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है? पीटी उषा को। पीटी उषा ने लिखा है अपनी बायोग्राफी को गोल्डन गर्ल के नाम से। सैम पित्रोदा ने लिखा है ड्रीमिंग बिग। ये क्या है? मतलब इंजीनियर हैं और एक तरीके से बिजनेसमैन भी हैं। तो सैम पित्रोदा ने क्या लिखा है? ड्रीमिंग बिग, कि बड़ा सपना देखो। ये पूरा पूरा अपने जीवन को एक गरीबी से एक अमीरी तक के जीवन को दिखा रहे हैं, तो ड्रीमिंग बिग याद रखिएगा। सत्यजीत रे की एक पुस्तक कौन सी है? इनकी जो बायोग्राफी है चाइल्ड डेज मेमोयर। बाकी इसको बंगाली में भी मेन शायद लिखा गया था, तो बंगाली में जो नाम है जखम छोटो चीलम। याद रखिएगा, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जखो छोटम छोटो चीलम किससे संबंधित है, किसकी आत्मकथा है? तो सत्यजीत रे की आत्मकथा है। इनको, सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी में ऑस्कर भी मिला और 1992 में भारत रत्न भी मिला। याद रखिएगा, ये भी कभी पूछा जा सकता है। सैम पित्रोदा ड्रीमिंग बिग, यानी सैम मानेकशॉ याद है आपको, जो जिस पर मूवी भी बनी थी, तो सैम से संबंधित है। तो सैम हमेशा मानेकशॉ जो थे बड़ा सपना देखते थे देश के लिए, तो ये आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। पित्रोदा नहीं याद हो रहा है तो सैम याद रखिए ड्रीमिंग बिग। बाकी पीटी उषा हमेशा गोल्ड जीती हैं, ओलंपिक में भी जीती हैं, तो वहां से आप गोल्डन गर्ल से रिलेट कर सकते हैं। आई नो, बाकी इन द आफ्टरनून तो हरिवंश राय बच्चन की है। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, तो ये किसकी बुक है? माया एंजेलो की बुक है ये। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, कि क्यों पक्षी सिंग यानी गाना गाते हैं। केज्ड का मतलब जो केज में रहते हैं, एक तरीके से पिंजड़े में जो रहते हैं, तो उन्होंने उसके बारे में लिखा है। एक तरीके से ये शीर्षक है, बाकी आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान को बंद करेंगे तो चिल्लाएगा, है तो है ही। मिशेल ओबामा की जो बुक है वो बिकमिंग है। ये बराक ओबामा की वाइफ है, याद रखिएगा। कभी पूछ ले कि बराक ओबामा की वाइफ ने कौन सी बुक लिखा है, तो मिशेल ओबामा लिखा है बिकमिंग। वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अनिल कुंबले की आत्मकथा है। किसकी है? अनिल कुंबले की। तो अनिल कुंबले याद रखिएगा। ये हमेशा वाइड एंगल जैसे देख रहे हैं, वहां पर वो अपने प्लेइंग यानी क्रिकेटर थे, तो क्रिकेट में वाइड एंगल तक पूरी चीजों को लिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए हाथ में कैमरा लिए, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि अनिल कुंबले वाइड एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कैंसर के बारे में, जब कैंसर को हरा कर इन्होंने एक बुक लिखा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। और इमरान खान की व्यू क्या है कि इमरान खान जैसे बीच में है फील्ड में, तो ये चारों ओर व्यू कर देखते हैं, तो ऑल राउंड व्यू क्या है? ऑल राउंड व्यू। इनकी बुक का शीर्षक क्या है? ऑल राउंड व्यू। वाइड एंगल अनिल कुंबले हो जाए। 24, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? तो आंद्रे अगासी की आत्मकथा कौन सी है? ओपन। ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो ओपन इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी।
बिकमिंग किसकी है? मिशेल ओबामा की। बार बार सोचिए, बहुत ज्यादा ये फेमस बुक है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के द्वारा लिखी गई है? अब यहाँ पर भारतीय फिल्म अभिनेता बोला गया है, तो इन्होंने अपने जो शीर्षक रखा है बुक का, माई मेरी फिल्मी आत्मकथा, माई फिल्मी ऑटोबायोग्राफी नाम से इन्होंने बुक अपना लिखा है। तो मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी है? फिल्म से संबंधित है। कौन है? तो बलराज साहनी। तो बलराज साहनी ने मेरी फिल्मी आत्मकथा लिखा है। और द एक्ट ऑफ लाइफ, अब ये कौन है, समझ में आ रहा है? मोगेम्बो खुश हुआ। तो मोगेम्बो है नहीं, अमरीश पुरी की जो आत्मकथा है वो द एक्ट ऑफ लाइफ। उन्होंने लाइफ में ऐसा ऐसा एक्ट किया कि अभी तक उनके जाने के बाद भी लोग याद कर रहे हैं उनको अच्छे से। उनकी मृत्यु 2005 में हुई थी। तो द एक्ट ऑफ लाइफ, गजब का रोल प्ले किए हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवित्री कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। यानी महिला कवित्री हैं, पोएट हैं। कमला दास ने लिखा है माई स्टोरी, अपनी खुद की कहानी इन्होंने बुक में लिखा है, तो माई स्टोरी को लिखा है। तो माई स्टोरी याद रखिएगा। 1984 में नॉमिनेशन नोबेल में मिलना बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये भारत की एक फेमस राइटर है। माई स्टोरी लिखा है। अ लाइफ अपार्ट, अब एक ही लाइफ है। मैंने क्या बोला था, या तो आप प्रभा बिखेरिए पूरे जीवन में, या डार्कनेस, अंधेरा। तो आप किस ओर जाना चाह रहे हैं? मैक्सिमम लोग तो सोशल मीडिया में रात दिन लगे हुए हैं, और आप क्लास देख रहे हैं, तो आप प्रभा की ओर जाना चाह रहे हैं। तो एक ही लाइफ है। अब आप लाइफ से अगर आपको कुछ करना है तो आपको प्रभा की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो अ लाइफ अपार्ट किसने लिखा है? प्रभा खेतान ने लिखा है। संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा है? मून वॉक किसने लिखा है? मून वॉक करता कौन है? माइकल जैक्सन। कि एक ही जगह ऐसे लगेगा कि वो मतलब चल रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कैसे चल रहे हैं। वो एक कला है। तो मून वॉक डांस की एक कला है। तो माइकल जैक्सन ने इसको फॉर्म को इजाद भी किया है, और बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थे वेस्टर्न कल्चर में। माइकल जैक्सन याद रखिएगा। निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जालमची लेखक थे? अच्छा, मज्जा जालमची चित्रकथा के लेखक हैं। तो मज्जा जालमची चित्रकथा के लेखक कौन है? तो शांताबाई कृष्णाजी कांबले। अब कांबले, शांताबाई इस तरीके से जब भी नाम आए तो समझिए महाराष्ट्र के हैं। तो क्या हो जाएगा? शांताबाई कृष्णाजी कांबले ने लिखा है मज्जा जालमची चित्रकथा। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखा किसने? एनडी मैरिनो ने। एनडी मैरिनो। अब ऑलरेडी नरेंद्र मोदी लगातार जब तीसरी बार भी आ गए पीएम के पद पर, तो सबको तो मार ही डाला, मार डाला। तो मैरिनो से आप यहां से रिलेट कर सकते हैं कि 3 बार पीएम बनने के बाद सबको मार डाला, यानी मैरिनो। एनडी मैरिनो ने लिखा है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। जो मैं रिलेट कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुने तो आपको ऑप्शन में वो चीज दिख ही जाएगा। एक बार ध्यान से पूरा देखते रहिए, उसके बाद जब टेस्ट या पेपर में बैठेंगे तब आपको चीजें याद आएंगी कि हाँ, उस क्लास ने कितना बूस्ट किया मेरे नंबर को। अ लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। एक व्यक्ति जो इन्फिनिटी जानता था, तो वो थे हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन, जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। तो अ लाइफ ऑफ द जीनियस, जीनियस तो थे ही बहुत ज्यादा, बहुत साइंटिस्ट परेशान थे कि
मैथमेटिशियन परेशान थे कि कैसे इतना बड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है, जैसे मतलब लगभग असंभव के बराबर था, पता नहीं कैसे कर लेते थे। तो श्रीनिवास रामानुजम हमारे भारत के सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन में एक हैं ये। तो श्रीनिवास रामानुजम याद रखिएगा। नीना गुप्ता, अब इनको देखे होंगे, आप पिक्चर में काम करती हैं, तो इन्होंने सच कहूं तो, अब नीना जी क्या कह रही हैं, कह रही हैं सच कहूं तो, मतलब उसी में पूरा सच कह दे रही हैं। तो सच कहूं तो किसकी बायोग्राफी है, नीना गुप्ता की है। प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टायसन के द्वारा लिखी है। देखिए फिर से, अब टायसन में गेम मान लीजिए टाई हो जा रहा है, अब टाई होने पे ये क्या बोल रहे हैं कि अब मैं अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ बता रहा हूं और ये गेम मैं ही जीतूंगा। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ यानी जो कभी किसी ने देखा नहीं, ये कैमरा मान लो लगा कर रखे होते बॉक्सिंग के पहले, ताकि कुछ भी गलती हो तो वहां पर ये अपने कैमरा से दिखा सके। तो टायसन में टाई से संबंधित है और टाई के समय में ये अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ बता दिए और मैच को जीत लिया। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माई ऑटोबायोग्राफी। अनडिस्प्यूटेड, अच्छा अनडिस्प्यूटेड लाइफ नहीं होगा, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ ही होगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लग गया है लेकिन वो गलत है, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ ही सही है। यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने पिछले भी हमने डिस्कस कर चुका है। निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक की लेखिका है। तो अनफिनिश्ड, जिनका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब यहाँ ये बॉलीवुड से अब हॉलीवुड में चली गई, वहां भी शायद मूवी बना रही हैं। तो अनफिनिश्ड यानी कभी खत्म नहीं होगा इनका जो यादगार पल है। तो प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है, प्रियंका चोपड़ा जोन्स। बाकी करीना कपूर की एक बुक है प्रेगनेंसी बाइबिल, एक बार पूछा गया तो याद रखिएगा। ये प्रेगनेंसी की बाइबिल है, यानी पूरा पूरा प्रेगनेंसी के समय में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एक महिला को बता रही हैं। तो प्रेगनेंसी बाइबिल करीना कपूर से संबंधित है। बाकी मिसेज फनी बोन्स, फनी बोन्स को किसने लिखा है, ट्विंकल खन्ना ने लिखा है, याद रखिएगा। राजेश खन्ना की बिटिया जी हैं ट्विंकल खन्ना, और अक्षय की वाइफ भी हैं। तो ट्विंकल खन्ना याद रखना है। वंस अ डांसर किसकी आत्मकथा है। ये बुक है वंस अ डांसर, ये एलेग्रा कैंट की आत्मकथा है। एलेग्रा कैंट। अब कैंट पर क्या कर रही हैं, एक बार इन्होंने डांस कर दिया। वंस अ डांसर का मतलब एक बार इन्होंने डांस कहां पर कर दिया, कैंट में। अब मान लीजिए बनारस में कैंट है, कैंट हर एक जगह होता है। अब वाराणसी में कैंट है तो कैंट पे इन्होंने एक बार डांस कर दिया तो वहां से ये फेमस हो गए और उसी पर इन्होंने बुक लिख दिया कि वंस अ डांसर एलेग्रा कैंट। कैंट याद रखिएगा, वंस डांसर से रिलेटेड है। यामिनी कृष्णमूर्ति, अब यामिनी कृष्णमूर्ति की एक बुक है अ पैशन फॉर डांस, अ पैशन फॉर डांस, ये क्लासिकल डांसर है, याद रखिएगा। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की अ पैशन फॉर डांस। द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो, अब यहाँ बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सलीम अली को। तो सलीम अली ने ही लिखा है कि द फॉल ऑफ स्पैरो, यानी स्पैरो एक तरीके से विलुप्त हो रही है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो, सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी है, याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक को लिखा है। तो अनब्रेकेबल मतलब जो कभी टूटी नहीं, दूसरों को खूब तोड़ा है, मैरी कॉम। अब इंदिरा नुई, इंदिरा नुई ने लिखा है माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। मतलब इनका जीवन किस चीज में फुल है, एक तो काम जो कर रही हैं, एक फैमिली और एक फ्यूचर। तो आवर माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इंदिरा नूई पेप्सिको की
चेयरमैन रह चुकी हैं, याद रखिएगा। जो पेप्सिको, हम लोग पेप्सी उप्सी पीते हैं, अंकल चिप्स खाए होंगे, तो वो भी पेप्सिको का ब्रांड है। तो वहां पर ये सीईओ रह चुकी हैं, यहाँ पर लिखा भी है सीईओ ऑफ पेप्सिको। फॉर्मर चेयरमैन थी इंदिरा नुई। बाकी कपिल देव की जो बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, यानी पूरा का पूरा जब ये बाल मारते हैं तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि दिल से मार रहे हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट यानी जहां पर खड़े हैं वहां से बॉल डायरेक्ट कहाँ जाएगी, बाउंड्री के पार जाएगी, सिक्स मारेंगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट। अब पूरा हर्ट मतलब दिल लगाकर स्ट्रेट मार रहे हैं, तो अब तो छक्का तो जाएगा ही, छक्का नहीं जाएगा तो चौका तो जाएगा ही। तो कपिल देव ने लिखा है स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट। बाकी अनब्रेकेबल मैरी कॉम ने लिखा है। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक पुपुल जयकार हैं। तो पुपुल जयकार। अब इंदिरा गांधी की जयकार हमेशा होती थी, आपको याद है। इन्होंने एक बुक और लिखा है द ट्रुथ। तो इंदिरा गांधी अब बायोग्राफी के लेखक कौन है? पुपुल जयकार हैं, या जयकर बोल सकते हैं। तो इंदिरा गांधी की जयकार एक तरीके से लेडी में सबसे ज्यादा फेमस भी थी, पॉलिटिशियन में। तो याद रख सकते हैं कि पुपुल जयकार, इनकी जयकार हमेशा होती थी। द ट्रुथ भी इन्होंने लिखा है बुक। बाकी अरुंधति राय फेमस है, शोभा डे, के आर नारायण, तो इनकी बुक को हम अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर केवल हम बायोग्राफी देखने का प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय संविधान न्यायविद फली एस नरीमन की आत्मकथा है? तो फली एस नरीमन की आत्मकथा है बिफोर मेमोरी फेड्स, यानी मेरे जो दिमाग में चीजें उसको जाने से पहले जो चीज मैं लिख दी है तो लिख दी है। बिफोर मेमोरी फेड्स का मतलब होता है कि जो भी मेरे दिमाग में अभी तक मैंने पूरा जीवन जिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर, तो वहां से अभी तक जो चीजें याद है उसको मैं लिख दूं ना, कहीं भूल ना जाऊं। बिफोर मेमोरी फेड्स यानी फेड्स होने से पहले लिख देता हूं। तो बिफोर मेमोरी फेड्स कौन लिखा है? फॉली एस नरीमन ने लिखा है। करेज एंड कमिटमेंट, आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? करेज चाहिए और कमिटमेंट चाहिए। तो ये साउथ की पॉलिटिशियन है मार्गरेट अल्वा ने इसको लिखा है, करेज एंड कमिटमेंट को। बाकी फॉलियस नरीमन की आत्मकथा बिफोर मेमोरी फेड्स हो जाएगा। नो स्पिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नो स्पिन को लिखा है सेन वॉर्न ने। किसने लिखा है? सेन वॉर्न क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो नो स्पिन पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वॉर्न। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि स्पिन नहीं करना है, सही से फेंको बॉल, स्पिन करोगे तो फाउल हो जाएगा। तो सेन वॉर्न ने लिखा है इसको। क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो कपिल देव हैं। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव हैं। कपिल देव ने एक बुक और क्या लिखा था? स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, यानी जब भी अगर दिल लगाकर मारेंगे तो बाउंड्री पार ही गेम जाएगी। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट इन्होंने लिखा है। बाकी क्रिकेट माई स्टाइल तो लिखा ही है। किसने भारत की आत्मकथा लिखी है? भारत की आत्मकथा लिखी है नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी, इन्होंने एक पुस्तक अपनी बायोग्राफी जो लिखी है अननोन इंडियन, एन अननोन इंडियन लिखा है अपनी बायोग्राफी, और भारत की आत्मकथा भी इन्होंने लिखी है। बाकी एक बुक नीरज सी चौधरी ने और लिखी थी, वो बुक थी स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी एक स्कॉलर, ये मैक्स मूलर पर बुक है। तो स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक लिखा है नीरज सी चौधरी ने। एन अननोन इंडियन सेल्फ बायोग्राफी इनकी है। और भारत की भी आत्मकथा की इन्होंने लिखी नीरज सी चौधरी ने। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक है बराक ओबामा।
अब बराक ओबामा ने ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, जो इनके पिताजी ने सपना देखा था वो सपना कहां पर जाकर पूरा किए? व्हाइट हाउस में, क्योंकि प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो व्हाइट हाउस में जाकर सपना को अपने पूरा किए। नेल्सन मंडेला हमेशा कह रहे हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के साथ लंबी दूरी चलना है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा है? नेल्सन मंडेला ने। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर किसने लिखा है? बराक ओबामा। इनकी पत्नी कौन थी? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा में कौन कौन सी बुक लिखी थी? बिकमिंग। नेल्सन मंडेला की बुक कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, यानी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट, यानी मेडिसिन में पहली महिला की कहानी है जो अभी तक कोई भी नहीं जानता है। तो कविता राव ने इसको लिखा है। अब याद ऐसे रख सकते हैं कि कविता क्या है? फर्स्ट लेडी है किसमें? लेडी डॉक्टर में पहली लेडी हैं। तो लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, मेडिसिन में पहली औरत है। तो किन्होंने बुक लिखा है? कविता राव ने लिखा है इसको। नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा कौन है? अभी मैंने बताया कि नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा है एन अननोन इंडियन। एन अननोन इंडियन, एन अबाटो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, नीरज सिंह चौधरी की है। उसके पहले भारत की आत्मकथा किसने लिखा है? वो भी नीरज सिंह चौधरी ने ही लिखा है। अब यहां पर द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ को किसने लिखा है? अब रेस से संबंधित हो तो मिल्खा सिंह ही लिखेंगे, और कौन लिखेगा? अब आई के गुजराल ने एक बुक लिखा था मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन किसने लिखा है? आई के गुजराल ने लिखा है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये बहुत ही अच्छी बुक है। स्टीव जॉब्स बहुत ज्यादा प्रभावित थे, दुनिया के बड़े बड़े लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये लगभग 130-40 रुपए की बुक एकदम आती है, क्योंकि ये ट्रस्ट द्वारा बेची जा रही है। तो आप कभी भी जब भी खाली रहे इस बुक को मंगा कर पढ़िए, बहुत ही अद्भुत बुक है। बहुत सारी चीजों को आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो चीजें सच हैं। स्पिरिचुअल में आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, इसमें बताया गया है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किसकी है? परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। द रेस ऑफ लाइफ, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन आई के गुजराल की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी की। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से किस भाषा में है? तो मीन कैंप, यानी एक तरीके से याद रख सकते हैं कि कैंप में बुलाकर सबको कौन मरवाता था? एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर क्या करता था? कैंप में बुलाकर मरवाता था। तो मीन कैंप किसकी बायोग्राफी है? एडोल्फ हिटलर की, खुद ने लिखा है। 1928 के आसपास इन्होंने लिखा था, 1922 से 1928। तो जर्मन में, क्योंकि जर्मनी में ही हिटलर थे, तो जर्मन में, जर्मन भाषा में लिखा गया ये बुक। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? तो मनमोहन सिंह पर आधारित, क्योंकि मनमोहन सिंह को कोई नहीं जान रहा था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने सब यही बोले कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। कौन है एक्सीडेंटल? मतलब अचानक प्रधानमंत्री इनको बना दिया गया। अच्छा, ये बुक को किसने लिखा है? तो संजय बारू ने लिखा है। आधारित किस पर है? तो मनमोहन सिंह पर आधारित है। बुक का नाम क्या है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम है। तो याद रखिएगा, संजय बारू ने, कभी कभी ये नाम भी पूछा जाता है, तो संजय बारू ने इसको लिखा है। और बाकी जो किस पर आधारित है? तो मनमोहन सिंह पर आधारित है, याद रखिएगा। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको याद रखना है। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में किसने लिखा है? तो एडमिरल सुशील कुमार ने लिखा है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पिछला जो
पार्ट 1 था, उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो एडमिरल सुशील कुमार ने इसको लिखा है, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे भी, उनको याद रखा जा सकता है। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। सिक्स मशीन किसको कहते हैं? जो 6 फीट से ऊपर है। 6 फीट से ऊपर कौन है क्रिकेटर में? है तो बहुत लोग, लेकिन यहाँ पर याद रखना है क्रिस गेल को। तो सिक्स मशीन मतलब छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का मार मार रहे हैं, तो कौन है? क्रिस गेल। 6 बॉल में 6 छक्का मार दे रहे हैं। तो सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। अच्छा, आई डोंट लाइक क्रिकेट इट, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, मतलब लाइक नहीं कर रहे हैं, लव उनका प्रेम है उससे पूरा पूरा। तो क्रिस गेल ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। क्रिस गेल पर आधारित है और क्रिस गेल के द्वारा लिखी भी गई है ये भी चीज, यानी सेल्फ ऑटोबायोग्राफी है, कोई दूसरा नहीं लिखा है। देखिए, जब अपना लिखते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जब दूसरा कोई बंदा किसी पर लिखे तो बायोग्राफी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे, और शिक्षा मंत्री बनने से पहले जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने बड़े करीब से देखा था, तो इसलिए उन्होंने लिखा इंडिया विंस फ्रीडम, भारत ने स्वतंत्रता जीत गई या जीत ली। इंडिया विंस फ्रीडम। तो कौन सी बुक है इंडिया विंस फ्रीडम? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, बहुत लोग इसमें एपीजे अब्दुल कलाम को समझते हैं, वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, वो तो बाद में प्रेसिडेंट भी बने। अनब्रेकेबल मैरी कॉम ने लिखा है। और द रोड अहेड, अब यहाँ रोड पर कौन व्यक्ति खड़ा है? बिल गेट्स खड़े हैं। द रोड अहेड यानी रोड जो आगे की ओर जा रही है, उस पर कौन खड़ा है? बिल गेट्स खड़े हैं। तो बिल गेट्स की जो बुक है कौन सी है? द रोड अहेड। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, यानी माई जर्नी इन बॉलीवुड, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैंने बॉलीवुड में एंट्री की है? कौन ये? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ने बताया अपनी जर्नी को, कैसे मैंने बॉलीवुड में एंट्री ली। अब देखिए, यहाँ पर ताहिरा कश्यप भी हैं, आयुष्मान खुराना भी है, तो इसलिए यहाँ पूछा गया पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं। सह लेखक मतलब को राइटर, दो दो लोग जब लिखे हैं तो को राइटर उनको कहा जाता है। तो एक व्यक्ति आयुष्मान खुराना है, दूसरा ताहिरा कश्यप है, तो आयुष्मान खुराना को याद रखना है। उनगलील ओरुवन, वन एमंग यू, आप में से एक हूं मैं, किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? एम के स्टालिन की है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है, आप समझ में नहीं आ रहा होगा, एम के स्टालिन की आत्मकथा है। उनगलील ओरुवन मतलब जितने व्यक्ति हैं सब में से एक ही व्यक्ति तो आकर मुख्यमंत्री बना, तो एम के स्टालिन ने उसको लिखा है, तमिलनाडु के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स, यह है शरद पवार की आत्मकथा, यानी जीवन पर इनका खुद का टर्म एंड जो भी कंडीशन लागू कर रहे हैं, तो कौन है? शरद पवार। ये पॉलिटिशियन है, कहाँ के? तो महाराष्ट्र में इनकी पार्टी है, शरद पवार। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है, इन्होंने हिंद स्वराज भी बुक लिखा है। एपीजे अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर है, याद रखना है। बुक तो ये बहुत लिखे हैं, इग्नाइटेड माइंड लिखा है इन्होंने, इंडिया 2020 लिखा है, बियॉन्ड 2020, इंडिया बियॉन्ड 2020 लिखा है। तो बहुत और भी किताबें, टर्निंग पॉइंट लिखा है, ट्रांसेंडेंट इन्होंने लिखा है, तो बहुत सारी बुक लिखी है, पूछा भी जाता है। तो विंग्स ऑफ फायर बायोग्राफी, ये भी याद रखना है अच्छे से। जवाहरलाल नेहरू की अबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा था।
तो ये तीनों याद रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स, यानी जो भी इन्होंने सपना देखा वो उसमें एक्शन लिया और उसको पूरा किया। तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। आत्मकथा नहीं, मतलब इन्होंने एक बुक लिखा है। आत्मकथा तो वही है, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन। ड्राइंग फ्रॉम द सिटी, ड्राइंग फ्रॉम द सिटी, यानी सिटी से देखकर, यानी एक तरीके से हम मान लीजिए पूरा का पूरा बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग पर बैठे हैं, वहां से सिटी में देख रहे हैं और ड्राइंग बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए गाड़ी देख रहे हैं तो गाड़ी भी बना दी, बिल्डिंग देखे तो बिल्डिंग भी बना दी। तो तेजू बहन ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? तेजू बेहून ने। ड्राइंग फ्रॉम द सिटी, सिटी ऊपर बैठी हैं बहन जी और वहां से देख रही हैं पूरी सिटी को और ड्राइंग बना रही हैं, तो ड्राइंग फ्रॉम द सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स का एक रोमांचक उपन्यास है जो मुंबई में उनके अनेक अपने अनुभवों पर आधारित है? तो जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स और सारी बुक लिखे हुए हैं, लेकिन मुंबई में जो अनुभव पर आधारित है वो है शांताराम। कौन सी बुक है? शांताराम। तो जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स ने मुंबई पर आधारित बुक जो लिखी है वो है शांताराम, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक यानी बायोग्राफी लिखी है, सेल्फ ऑटोबायोग्राफी लिखी है? एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स। तो सानिया मिर्जा ने लिखा है। अब देखिए साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। साइना नेहवाल टेनिस खिलाड़ी है और सानिया मिर्जा बैडमिंटन की खिलाड़ी है। तो एस अगेंस्ट ऑड्स किसने लिखा है? सानिया मिर्जा। और साइना नेहवाल ये कर रहे हैं कि प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन यानी जीतने के लिए मैं खेल रही हूं। माई लाइफ ऑन एंड ऑफ द कोर्ट, यानी उनका जीवन जो ऑन एंड ऑफ द कोर्ट है उस पर, यानी जब खेल रहे हैं तब का जीवन, उससे पहले और उसके बाद के जीवन के बारे में कौन बता रहा है? साइना नेहवाल। प्लेइंग टू विन। अब प्लेइंग इट माई वे कौन बता रहा था कि मेरे तरीके से खेलोगे? वो भगवान थे क्रिकेट के। तो सचिन तेंदुलकर ने लिखा था प्लेइंग इट माई वे। और वाइड एंगल कौन देख रहा है? तो अनिल कुंबले जी देख रहे हैं वाइड एंगल। आई स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट कौन बोल रहा था? यानी स्ट्रेट फ्रॉम द, वहां बैठे थे ग्राउंड में और डायरेक्ट ग्राउंड में खेल रहे थे और डायरेक्ट सिक्स मार रहे थे, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट यानी दिल से जब निकलता छक्का मार देते, डायरेक्ट सीधा छक्का जाता था। वो कौन थे? कपिल देव। तो यहां पर अनिल कुंबले, वाइड एंगल याद रखना है, वाइड एंगल देख रहे हैं। अराउंड व्यू कौन था? इमरान खान। अरे यहां पर क्या है क्वेश्चन? एस अगेंस्ट आर्ट्स, यहां मैंने इसको मार दी। तो सानिया मिर्जा ने लिखा है इसको, एस अगेंस्ट आर्ट्स को। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया? तो विंग्स ऑफ फायर को एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। 18 में पूछा गया, 16 में पूछा गया। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? मैटर्स डिस्क्रिशन, मैटर्स डिस्क्रिशन लिखा है। आई के गुजराल ने। बाकी के आर नारायण की भी बुक है, राष्ट्रपति थे, तो उनके बारे में भी अगले पार्ट में देखेंगे। आई मी माई, आई मी माइन, जॉर्ज हैरिसन की ये बुक है। एक ये क्या है? संगीतकार हैं यानी म्यूजिशियन है। तो जॉर्ज हैरिसन की जो बायोग्राफी क्या है? आई मी एंड माई, मैं ही मैं हूं। जॉर्ज साहब क्या कर रहे हैं कि हैरिसन यानी सन भी नहीं है, मैं ही मैं हूं। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो ये बायोग्राफी किसकी है? रोड पर कौन खड़ा है? बिल गेट्स साहब खड़े हैं। तो बिल गेट्स की आत्मकथा क्या है? द रोड अहेड।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो बुक बायोग्राफी किसने लिखा था? गुलियम। करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? करेज एंड कमिटमेंट। ये है मार्गरेट अल्वा, साउथ की पॉलिटिशियन थी। तो करेज एंड कमिटमेंट को किसने लिखा है? मार्गरेट अल्वा ने लिखा है। लाल कृष्ण आडवाणी आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ। इस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड, अनसुनी कहानी के बारे में इन्होंने डेविल्स एडवोकेट के बारे में लिखे हुए हैं कि एडवोकेट का जीवन भी मतलब कैसा कैसा होता है। करण थापर ने इसको लिखा है, याद रखिएगा। किसकी आत्मकथा? करण थापर ने डेविल्स एडवोकेट को लिखा है। अब इसमें रिलेट क्या ही करेंगे, ठीक है, ऐसे ही याद रख लीजिएगा। कुछ कुछ बुक में कुछ रिलेटिव बन ही नहीं रहा है। किसकी आत्मकथा को अर्ध कथात्मक कथानक कहा जाता है? तो बनारसी दास कृत अर्ध कथानक। तो बनारसी दास जैन ने इसको लिखा है अर्ध कथानक को। बनारसी दास जैन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बायोग्राफी को कहा जाता है तो अ नेशन इन मेकिंग, नेशन बन रहा है। किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, अ नेशन इन मेकिंग। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। यंग इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा था। लेकिन यंग इंडिया पत्रिका को किसने लिखा, चलाया था 1919 से 1931 के समय? महात्मा गांधी ने। कंफ्यूज नहीं होना है, जब पत्रिका की बात होगी यंग इंडिया तो महात्मा गांधी होंगे, और बुक की बात होगी तो लाला लाजपत राय होंगे। ऑल मेन आर ब्रदर्स, ये भी महात्मा गांधी की बुक है। हिंद स्वराज भी बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ भी बुक है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये सब बुक पिछले वाले पार्ट में मतलब पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है। तो हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखा है? लाला हरदयाल। कुछ कुछ क्वेश्चन उससे रिपीटेड है, लेकिन इसमें मैंने बायोग्राफी था तो ऐड कर लिया था। ट्रांसेंडेंट, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा अ नेशन इन द मेकिंग है। ट्रांसेंडेंट नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर लिखी गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखी गई ट्रांसेंडेंट। यानी ट्रांसेंडेंट में क्या है कि इनका जो एक स्पिरिचुअल तरफ जो झुकाव हो जाता है, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखी गई बुक है। यहाँ ये अक्षरधाम में जो स्वामी महाराज हैं तो उनसे जाकर मिलते हैं, तो वहां से कुछ इनका सफर स्पिरिचुअल की ओर बढ़ता है, तो वही चीज लिखा है। वही चीज लिखा गया इस बुक में। लिखा किस गया है, कोई दूसरा लिखा है, लेकिन किस व्यक्ति के पर लिखी गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखी गई। जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है वो कौन सी है? अब ऑटोबायोग्राफी है। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह के। बार बार हम लोग देख चुके हैं। कैंसर से संबंधित जो बीमारी थी उसको हरा कर फिर अब जीत जाते हैं तो लिखते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। साइना नेहवाल की बुक क्या है? प्लेइंग टू, अच्छा, प्लेइंग टू विन। कपिल देव की जो बुक है कौन सी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट एंड क्रिकेट माई स्टाइल। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? युवराज सिंह ने। और एस अगेंस्ट आर्ट्स सानिया मिर्जा। कंफ्यूजन नहीं करना कि साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा में कंफ्यूज हो जाए। प्लेइंग टू विन की जब बात होगी, जीतने के लिए कौन खेल रहा था? साइना नेहवाल। सब जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन इन्होंने शीर्षक अपने बुक का रखा है। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो डेज ऑफ ग्रेस ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑथर एस ने इसको लिखा है। तो डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? ऑथर एस की जीवनी है। यानी एक तरीके से यहां रिलेट कर सकते हैं कि
डेज ऑफ ग्रेस, यानी ग्रेस मतलब अच्छे दिन वाले, अच्छे दिन, यानी टेनिस लीजेंड की जीवनी, टेनिस में अच्छे दिन जब आ गए थे तो ये क्या कर रहे थे, ऐश कर रहे थे। फाइंडिंग माई वे मुकुल एस आनंद की सहायता से भारत के निम्नलिखित में से किस गौंड कलाकार द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो फाइंडिंग माई वे वेंकट रमन सिंह श्याम, और उसी के साथ साथ कौन है, एस आनंद है। तो यस आनंद का नाम पहले लिखा है, पूछा गया कि उनके साथ कौन था, तो वेंकट रमन सिंह श्याम। फाइंडिंग वे यानी रास्ता खोज रहे हैं किसकी, एस आनंद की मदद से, गोंड कलाकार के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध, यानी गोंड कलाकार हैं ये, कौन है, वेंकट रमन सिंह श्याम। ऑलरेडी इसमें कला बनाया भी गया है। तो वो रमन सिंह श्याम क्या करते थे, कला बनाते थे। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, तो ड्रीमिंग बिग को किसने लिखा है, सैम पित्रोदा ने लिखा है। मैंने बोला था कि सैम माने के साथ से याद रख सकते हैं कि हमेशा ड्रीम बिग देखना है। ये एक इंजीनियर भी थे और एक बिजनेसमैन भी हैं, तो सैम पित्रोदा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया सारापोवा, मारिया सारापोवा की आत्मकथा है। तो ये है मारिया सारापोवा, और अनस्टॉपेबल इन्होंने लिखा है माई लाइफ सो फार, यानी अब तक ये हमेशा क्या रही हैं, अनस्टॉपेबल, कभी रुकी नहीं है। मतलब कभी जीवन में समस्या है, फिर भी थोड़ा सा समय ली, फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी। आपको भी इसी प्रकार से बनना है। तो मारिया सारापोवा की बुक है अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल आपको भी बनना, याद रखिएगा। अनब्रेकेबल मैरी कॉम ने लिखा है, और ओपन किसने लिखा है, आंद्रे अगैसी, आंद्रे अगैसी ने लिखा है ओपन बुक को। कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता के द्वारा किया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया। लिखा किस पर गया है, तो मोदी पर लिखा गया है। और विमोचन कौन किया, 7 जनवरी 2020 को। शायद क्वेश्चन पुराना भी हो गया है, तो ये न पूछा जाए कि विमोचन किसने किया है, ये जरूर पूछा जाएगा कर्म योद्धा ग्रंथ किस पर आधारित है, तो नरेंद्र मोदी पर आधारित है। यहाँ पर आंसर अमित शाह होगा, क्योंकि विमोचन कौन कर रहा है, अमित शाह जी कर रहे हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। कपिल देव की कौन सी बुक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड क्रिकेट माई स्टाइल भी इन्होंने लिखा है। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा डाटर ऑफ डेस्टिनी, डाटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी है। तो डाटर ऑफ डेस्टिनी ये है बेनजीर भुट्टो की, जो प्रधानमंत्री कहाँ की रह चुकी हैं, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर भी थी। बेनजीर भुट्टो की जो आत्मकथा है वो डाटर ऑफ डेस्टिनी, तो डाटर ऑफ डेस्टिनी बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा है। मलाला यूसुफ जई ने क्या लिखा है, फाइंडिंग माई वे, मेरे तरीके से चलोगे तब आगे जाओगे। तो मलाला यूसुफ जई ने फाइंडिंग माई वे लिखा है। और हमने कमला दास, जो इंडियन पोएट थी, जिनके बुक को ऑलरेडी नोबेल में नॉमिनेट किया गया था, तो उनकी जो बायोग्राफी है वो माई स्टोरी है, याद रखिएगा। तो यहाँ डाटर ऑफ डेस्टिनी को किसने लिखा है, बेनजीर भुट्टो ने, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। अब 3-4 क्वेश्चन और बाकी हैं। बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, टेल्स ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन की कहानी, टेल्स फ्रॉम चाइल्डहुड रस्किन बॉन्ड की बुक है। किसकी बुक है, रस्किन बॉन्ड की। अब याद आ रहा है कि जहां पर आप बैठे थे ऊपर एक कमरा था, तो द रूम ऑफ द रूफ, फिर रूम पे जो कलर था, तो कलर्स पे, रूम के कलर पे एक बुक लिखी गई थी। फिर यहाँ पर एक ट्री थी, कौन सी ट्री थी, चेरी ट्री थी, द CHERRY चेरी ट्री।
फिर यहाँ पर ट्री के बगल में क्या था, यहाँ पर माउंटेन रखा था मिनिएचर वाला यानी खिलौने वाला, उस पर क्या था, तो डस्ट ऑफ द डस्ट ऑन द माउंटेन। और माउंटेन पे डस्ट कैसी थी, तो थिक थी, एज थिप्स की तरह। तो द चेरी ट्री याद रखना है, रूम ऑफ द रूफ, रूम ऑन द रूफ याद रखना है, कलर्स रूम याद रखना है, डस्ट ऑन माउंटेन याद रखना है, और थिक एज थिप्स याद रखना है। तो बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसकी आत्मकथा है, रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। और रोड टू मसूरी भी इन्होंने लिखा था, आपको याद आ रहा होगा। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है सत्या नडेला। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अब इनके जो पिता थे वो ऑलरेडी आईएएस थे। अब बताइए उस समय में आईएएस होना भी, ये खुद इस समय 50 साल के लगभग होंगे। तो 50 साल पहले जब पापा इनके आईएएस थे, तो ये तो आगे जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, सत्या नडेला। हिट रिफ्रेश यानी हिट करो फिर रिफ्रेश। किस भारतीय कार्टूनिस्ट की आत्मकथा का शीर्षक द टनल ऑफ टाइम है। ये कार्टूनिस्ट है, याद रखिएगा, द टनल ऑफ टाइम। एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है, आर के लक्ष्मण की है। ये भारत के कार्टूनिस्ट हैं और इनकी सेल्फ जो ऑटोबायोग्राफी है द टनल ऑफ टाइम, टनल ऑफ टाइम इन्होंने लिखा है। अब एक तरीके से यहाँ पर जब माता सीता थी, तो यहाँ पर एक टाइम के लिए लक्ष्मण रेखा कौन खींचा था, लक्ष्मण जी ने। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि एक टाइम के लिए ही तो खींचा था, कि कुछ समय के लिए मैं खींच कर जा रहा हूं, आ रहा हूं। तो और माता सीता फिर भी पार कर देती हैं। तो यहां पर लक्ष्मण से आप याद रख सकते हैं, आर के लक्ष्मण, द टनल ऑफ टाइम यानी टाइम से रिलेटेड है लक्ष्मण जी, याद रखिएगा इससे। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है, तो ये पहले हम देख चुके हैं, भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है। बाकी इंदिरा गांधी की जो आत्मकथा को लिखा किसने है, तो इंदिरा गांधी की जय जयकार हमेशा होती है, तो जयकार ने, पोपुल जयकार ने लिखा है। इंदिरा गांधी ने जो बुक लिखा है वो है द ट्रूथ। और एक बुक और है, वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि लेटर्स फ्रॉम फादर्स टू डॉटर, लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर। सत्यजीत रे की जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी बुक है, सत्यजीत रे की जखम फोटो चीलम बंगाली में है, और चाइल्डहुड अ मेमोयर इंग्लिश में है। बस एक दो क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा महान भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा ने 2002 में लिखी, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, 2002 में लिखा गया। तो जर्नी विथ अ 100 स्टेंज यानी 100, देखिए संतूर में क्या होता है, तार होता है, तो वहीं पर लिखे हैं कि जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग माई लाइफ इन म्यूजिक, माई लाइफ इन म्यूजिक। यहाँ पर माई लाइफ इन म्यूजिक है, और माई म्यूजिक माई लाइफ की बात होगी तो रविशंकर होंगे, लेकिन माई लाइफ इन म्यूजिक की बात होगी तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक होंगे। अब शिव कुमार शर्मा की एक और बुक है, द मैन एंड हिज म्यूजिक, द मैन एंड हिज म्यूजिक, ये भी शिव कुमार शर्मा पर आधारित है। और माई लाइफ इन म्यूजिक यानी पूरा जीवन इनका जो म्यूजिक बीता उसके बारे में लिखा है शिव कुमार शर्मा ने। और यहाँ पर माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर, इनकी बेटी कौन है, अनुष्का शंकर, सितार बजाते हैं। द मैन द मैन हव मेड द एलिफेंट डांस बॉय कुरियन, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, तो वर्गीज कुरियन ने की आत्मकथा है, तो वर्गीज कुरियन याद रखिएगा।
द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। एक मैन जिसने एलिफेंट डांस को बनाया, तो वर्गीज कुरियन थे। यहाँ पर देखिए रतन टाटा ने भी इनको मतलब बुक को अप्रिसिएट किया है कि पढ़ना चाहिए सबको। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन की आत्मकथा है। बस 77 खत्म हो गया। तो यहाँ तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो पीपीटी है नोटेशन वाला, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी चैनल पूरा का पूरा नया है, तो आप ये मत देखिएगा सब्सक्राइबर कितने हैं। बहुत सारे लोग जजमेंट करते हैं सब्सक्राइबर के बेस पे कंटेंट को। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चैनल आज अगर वो कहीं ऊंचा पहुंचा है तो शुरुआत वो एक से ही हुई है। तो ये चीजें याद रखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि इफर्ट बहुत लगता है इस प्रकार का कंटेंट बनाने में। बहुत कम ही या न के बराबर पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।